हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कविता मेडिकोज एजुकेशन। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं ना किसी भी डिजीज़ कंडीशन का जो है वो क्विक रिवीजन करा देती हूँ, ठीक है, इन वाली वीडियोस में। तो स्टार्ट कर रहे हैं हम ब्रोंकाइटिस। तो ब्रोंकाइटिस क्या है? जो हमारे ब्रोंकियल ट्यूब्स होते हैं, मतलब हमारे लंग्स के अंदर जो ब्रोंकियल ट्यूब्स हैं उनमें इन्फ्लामेशन का हो जाना। अब ये ब्रोंकियल ट्यूब्स कहाँ पर होती है? देखो, जब भी हम अपने नाक से या ओरल कैविटी से सांस अंदर लेते हैं तो हमारे फेरिंग्स में, फिर हमारे लैरिंग्स में, फिर हमारे ट्रेकिया में जाती है, ठीक है। जैसे ये ट्रेकिया दो भागों में बढ़ जाता है हर एक लंग्स के अंदर, तो इन्हीं भागों को हम ब्रोंका या ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं, ठीक है ना। ट्रेकिया मतलब विंड पाइप। जब ये विंड पाइप दो भागों में बढ़ जाता है हर एक लंग्स के अंदर, तो इन्हीं को हम ब्रोंका या फिर ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं। और ये ब्रोंका या ब्रोंक्यूल्स और छोटी छोटी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, टर्मिनल, मतलब अन्य बहुत सारी छोटी छोटी स्मॉल ब्रांचेस में बढ़ जाती है और लास्ट में ये एल्विलाई से कनेक्ट हो जाती है। जिस तरह से पेड़ की शाखाएं होती है उसी तरह से ब्रोंका या ब्रोंक्यूल्स भी होती है। तो ट्रेकिया के बाद जो रीजन है उन्हीं को हम ब्रोंका या ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं। इन्हीं में ही यहाँ पर इन्फ्लामेशन होता है, बट ब्रोंकाइटिस में ब्रोंकाइटिस ट्रेकिया के रीजन में भी होता है, ठीक है। अब इसकी हम डेफिनेशन देख लेते हैं क्या है। ब्रोंकाइटिस क्या है? इज अ इन्फ्लामेशन, मतलब यहाँ पर इन्फ्लामेशन हो रहा है कहाँ पर? ऑफ द लाइनिंग ऑफ द ब्रोंकियल ट्यूब्स। जो ब्रोंका या ब्रोंकियल ट्यूब्स है इनकी अंदर की लाइनिंग में हो रहा है, ठीक है। अंदर की जो लाइनिंग है उसमें यहाँ पर इन्फ्लामेशन हो रहा है, स्वेलिंग हो रहा है, रेडनेस हो रहा है, विच कैरी एयर टू एंड फ्रॉम द लंग्स। इन ब्रोंका और ब्रोंक्यूल्स, इन ट्यूब्स का काम क्या होता है कि हवा को अंदर और बाहर लेके जाना लंग्स के, मतलब ऑक्सीजन को अंदर लेके जाना और CO2 को बाहर निकाल देना, ये इनका काम है। द इन्फ्लामेशन कॉजेज स्वेलिंग ऑफ द लाइनिंग ऑफ दिस ब्रीथिंग ट्यूब्स। ये जो ब्रीथिंग ट्यूब्स है, ब्रोंका है, ब्रोंक्यूल्स, जितनी भी छोटी छोटी ब्रांचेस ये बट रखी है, इन ट्यूब्स में क्या होता है? इन्फ्लामेशन होता है, यहाँ पर स्वेलिंग होती है, अंदर की लाइनिंग में इन्फ्लामेशन होगा, यहाँ पर स्वेलिंग होगी, जिससे क्या होगा कि अब देखो, अगर यहाँ पर इन्फ्लामेशन हो जाएगा, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा, ये सूज जाएगा, तो जो हवा है एयर अंदर और बाहर नहीं जा पाएगी। क्यों? क्योंकि रास्ता बिल्कुल नैरो हो चुका है, ठीक है ना। इन्फ्लामेशन के द्वारा क्या हुआ? नैरोइंग ऑफ द ट्यूब्स। ट्यूब्स जो है उनका रास्ता कम हो चुका है, डायमीटर कम हो चुका है, वो नैरो हो चुके हैं, प्रमोटिंग सिक्रीशन। और आपको पता है हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ग्लाइंड्स वगैरह होते हैं, म्यूकस जिससे बनता है, सिक्रीशन बनता है, बलगम बनता है। तो यहाँ पर क्या होता है? इस इन्फ्लामेशन की वजह से, इस इरिटेशन की वजह से यहाँ पर म्यूकस वगैरह बनना शुरू हो जाता है। तो ये आपको पता लग गया है कि ट्रेकिया जब दो भागों में बढ़ जाएगा उसी को हम ब्रोंका या ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं। ये बहुत छोटी छोटी और भी ब्रांचेस में डीप इनसाइड हमारे लंग्स के अंदर होती है। इन्हीं में ही इन्फ्लामेशन, इरिटेशन यहाँ पर होता है, ठीक है। अगर हम ट्रेकिया, ब्रोंका या ब्रोंक्यूल्स की बात करें तो यहाँ पर इसकी 4 लेयर होती है। सबसे अंदर की लेयर को हम म्यूकोजा लेयर बोलते हैं, उसके बाहर जो होती है वो सब म्यूकोजा लेयर होती है। फिर हमारी कार्टिलेजिनस की रिंग आती है। ये कार्टिलेजिनस रिंग जरूरी क्यों है? क्योंकि ताकि विंड पाइप जो ट्रेकिया है वो कोलैप्स ना हो और हमारा लंग्स कोलैप्स ना हो, ठीक है। फिर लास्ट में होता है एडवेंटिशियस लेयर। तो जब कोई व्यक्ति बहुत अधिक स्मोकिंग कर रहा है या बहुत ज़्यादा एयर पोल्यूशन के कॉन्टैक्ट में रह रहा है एक लंबे टाइम से, अगर कोई व्यक्ति मान ही नहीं रहा है, वो लगातार बहुत ज़्यादा बीड़ी पी रहा है, तो यहाँ पर लगातार इरिटेशन होता रहेगा, ठीक है। अब हमारी बॉडी भी कितना बर्दाश्त करेगी? तो यहाँ पर जो सब म्यूकोजा लेयर में जो ग्लाइंड्स होते हैं ना, जो म्यूकोजल ग्लाइंड्स होते हैं, ये क्या करेंगे? अपना साइज को बढ़ा देंगे, मतलब यहाँ पर हाइपरट्रॉफी कॉज कर देंगे, ठीक है। हाइपरट्रॉफी कॉज करेंगी तो वहाँ पर बहुत सारा सिक्रीशन, म्यूकस बनना शुरू हो जाएगा, ताकि क्योंकि उस म्यूकस जो निकलता है उसी में ही ये डस्ट पार्टिकल चिपकता है और यहाँ पर सीलिया वगैरह होता है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, वो क्या करता है? इस डस्ट को, इस कफ को, इस म्यूकस को खांसी के थ्रू बॉडी से बाहर निकाल देता है, ठीक है। बट अगर कोई व्यक्ति मान ही नहीं रहा, लगातार स्मोकिंग कर रहा, बहुत ज़्यादा स्मोकिंग कर रहा, लंबे टाइम से कर रहा है, तो ये जो ग्लाइंड होते हैं ना, म्यूकोजल ग्लाइंड, ये अपने साइज को इंक्रीज कर देंगे, जिसको हम बोलते हैं हाइपरट्रॉफी। और कुछ म्यूकस सेल्स होते हैं वो अपना नंबर बढ़ा देंगे, उसको बोलते हैं हाइपरप्लेसिया, ठीक है। हाइपरप्लेसिया मतलब होता है कि सेल्स का नंबर बढ़ना, उसे बोलते हैं हाइपरप्लेसिया। तो इस कारण हमारी बॉडी भी क्या करती है? एक डिफेंस मैकेनिज्म लेती है और वहाँ पर हाइपरट्रॉफी, हाइपरप्लेसिया कॉज करती है। तब पेशेंट के अंदर ब्रोंकाइटिस, बहुत सारा यहाँ पर सिक्रेशन, बलगम बनना शुरू हो जाता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर नॉर्मल ब्रोंका है, इसमें कोई भी इन्फ्लामेशन, कोई स्वेलिंग नहीं है। यहाँ पर स्वेलिंग हुई है, इन्फ्लामेशन हुआ, इरिटेशन हुआ है, जिसकी वजह से म्यूकस वगैरह भी बनना शुरू हो गया है और जो इसका ल्यूमन का जो रास्ता है वो भी नैरो हो चुका है, पतला हो चुका है, ठीक है। ये ल्यूमन का जो रास्ता है वो भी सिकुड़ जाएगा, तो अंदर एयर अंदर और बाहर ढंग से नहीं जा पाएगी। इसी को हम ब्रोंकाइटिस बोलते हैं। आप देखो दोस्तों, यहाँ पर ब्रोंकाइटिस को हमने दो भागों में यहाँ पर बांटा है। पहला है एक्यूट ब्रोंकाइटिस और नेक्स्ट यहाँ पर क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। तो एक्यूट ब्रोंकाइटिस होता क्या है? ठीक है, छोटा मोटा जुकाम, खांसी होना, इसी को हम एक्यूट ब्रोंकाइटिस बोलते हैं। तो मेनली जो एक्यूट ब्रोंकाइटिस का जो मेन कारण है ना, वो वायरस है, ठीक है। कौन से वायरस? जैसे कि इन्फ्लुएंजा वायरस, इन्फ्लुएंजा ए वायरस, इन्फ्लुएंजा बी वायरस, जिससे जुकाम, सर्दी, खांसी होता है, ठीक है। फिर है राइनो वायरस, फिर है एडिनो वायरस या फिर कोरोना वायरस। तो मेन कारण क्या है इसका? एक्यूट ब्रोंकाइटिस का वायरस है।
कई बार कुछ पेशेंट्स में ना बैक्टीरियल कॉज भी मिलते हैं, मतलब बैक्टीरिया के थ्रू भी ये होता है। जैसे कि कौन कौन से बैक्टीरिया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया या फिर माइकोप्लाज्मा निमोनिया के थ्रू भी एक्यूट ब्रोंकाइटिस होता है। एक्सपोजर टू पोल्यूटेंट्स, ये क्यों होता है? अगर हम पोल्यूटेंट के संपर्क में आ रहे हैं कम टाइम पीरियड के लिए, या फिर थोड़ा बहुत सिगरेट वगैरह, जो लोग सिगरेट पी रहे हैं उनके आसपास बैठ रहे हैं, या कुछ टाइम के लिए व्यक्ति सिगरेट स्मोकिंग स्टार्ट कर देता है, डस्ट हो गया, फ्यूम हो गया, केमिकल वेपर्स हो गए, इन सब से भी एक्यूट ब्रोंकाइटिस होता है। और इसको हील होने में फ्यू डेज टू 10 डेज। जो एक्यूट ब्रोंकाइटिस होता है वो अपना आप ही बॉडी इसको हील करती है, ठीक है। जैसे कि अगर आपको जुकाम हुआ है या फिर सर्दी खांसी नज़ला हुआ है तो वो कुछ टाइम बाद ना अपना आप ही ठीक हो जाता है, ठीक है। तो एक्यूट ब्रोंकाइटिस भी 1 से लेकर 2 हफ्ते के अंदर अंदर अपना आप ही ठीक हो जाएगा, ठीक है। अगर वायरल इन्फेक्शन तो खुद ठीक हो जाएगा, बैक्टीरियल है तो तब आपको एंटीबायोटिक यहाँ लेनी पड़ेगी। नेक्स्ट है क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। आप देखो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस सीओपीडी के अंदर आता है। इसका मतलब क्या है? ये एक भयानक बीमारी है, ठीक है। तो सीओपीडी का पार्ट है क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, ये एक भयानक बीमारी है। इट इज़ अ लॉन्ग टर्म प्रोग्रेसिव कंडीशन, मतलब ये अचानक से नहीं होता, ये लंबे समय से अगर कोई व्यक्ति स्मोकिंग कर रहा है, लगातार पॉल्यूशन के कॉन्टैक्ट में आ रहा है, बार बार आ रहा है, तो लॉन्ग टर्म मतलब लंबे टाइम से चलने वाली बीमारी है। लगातार ये डिजीज़ कंडीशन आगे बढ़ती ही रहेगी। प्रोग्रेसिव मतलब जो लगातार बहुत ही खतरनाक होती रहती है। द लाइनिंग ऑफ ब्रोंकियल ट्यूब इज कॉन्स्टेंटली इरिटेटेड एंड इन्फ्लेम्ड। लगातार ही ये जो ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूस के अंदर की जो लाइनिंग है ना, उसमें लगातार ही इन्फ्लामेशन हो रहा है और लगातार ही यहाँ पर इरिटेशन हो रहा है और लगातार इस ट्यूब में दिक्कत आ रही है, ठीक है। तो ये दिक्कत बार बार आ रही है, व्यक्ति मान ही नहीं रहा, वो लगातार स्मोकिंग कर रहा है, बहुत लंबे टाइम से स्मोकिंग कर रहा है, तो वो ट्यूब में अब इरिटेशन लगातार होती रहेगी, वहाँ पर इन्फ्लामेशन होता रहेगा, ठीक है। लॉन्ग ड्यूरेशन कैसे पहचानेंगे क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है? अगर किसी पर्सन को 1 साल में 3 महीने तक खांसी है या फिर 3 महीने से ऊपर खांसी है और वो लगातार 2 साल से चली आ रही है, ठीक है। लगातार व्यक्ति कह रहा है कि मुझे 2 साल से खांसी है और 1 साल में कम से कम 3 महीने उसे खांसी हो रही है, ठीक है, भयंकर खांसी हो रही है। इसका मतलब वो किसका शिकार है? क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस का शिकार है, ठीक है। प्राइमरी ड्यू टू लॉन्ग टर्म एक्सपोजर टू। क्यों ऐसा होता है? अगर जो व्यक्ति बहुत लंबे टाइम से लगातार स्मोकिंग कर रहा है, मेन कारण लंग्स डिजीज का स्मोकिंग ही है, ठीक है। जो व्यक्ति स्मोकिंग कर रहा है या फिर ऐसे व्यक्ति जो उसके आसपास बैठ रहा है, जो व्यक्ति स्मोकिंग कर रहा है उसके आसपास जो बैठ रहा है उसको भी क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस यहाँ हो जाएगा, ठीक है। एयर पॉल्यूशन के कॉन्टैक्ट में आना, कई बार ऐसा होता है जेनेटिक भी होता है, हेरिडिटरी भी होता है, ठीक है, अनुवांशिक। तो क्या होता है कि पेशेंट का जो लिवर है ना, वो अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन की डेफिशिएंसी कॉज कर देता है। ये अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन हमारे लंग्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उस कारण भी ऐसा हो सकता है। और कई बार वायरस, बैक्टीरिया क्या करते हैं, उस इरिटेटेड ट्यूब्स में ऑलरेडी यहाँ बलगम बन रहा है, फैलम बन रहा है, ठीक है, म्यूकस जमा हो रहा है, तो वहाँ पर बाहर के बैक्टीरियल इन्फेक्शन लगने का खतरा है, ठीक है। तो नेक्स्ट यहाँ पर हम देख लेते हैं कॉजेस एंड रिस्क फैक्टर ऑफ ब्रोंकाइटिस। क्या क्या कारण है ब्रोंकाइटिस होने के? पहला है वायरस, ठीक है। एक्यूट ब्रोंकाइटिस मेनली वायरल इन्फेक्शन के थ्रू होता है, जैसे कि राइनो वायरस हो गया, इन्फ्लुएंजा वायरस हो गया, एबी वायरस जो हमें जुकाम कॉज करता है, कॉमन कोल्ड कॉज करता है। इसके अलावा एडिनो वायरस हो गया और कोरोना वायरस भी क्या करता है? रेस्पिरेटरी डिजीज इन्फेक्शन कॉज करता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में कौन कौन से बैक्टीरिया? जैसे कि माइकोप्लाज्मा निमोनिया हो गया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। तो कुछ केसेस ब्रोंकाइटिस के बैक्टीरियल इन्फेक्शन के थ्रू भी होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर कोल्ड एंड फ्लू सीजन, मतलब ठंडे क्षेत्र में या ठंडे वाले मौसम में, ठीक है। तो ठंडे वाले मौसम में जुकाम अधिक फैलता है, ठीक है, वो हाईली कंटीजियस है। एक्यूट ब्रोंकाइटिस मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है। मेनली इसका पीक पीरियड क्या है? कोल्डर मंथ्स में, ठंडी वाले मंथ्स में ये अधिक होता है, ठीक है, एक्यूट ब्रोंकाइटिस। नेक्स्ट है एक्सपोजर टू इरिटेंट्स, मतलब अगर कोई व्यक्ति ऐसे जगह जा रहा है जहाँ पर इरिटेंट्स है, जैसे कि कौन कौन से इरिटेंट? टोबैको, वो टोबैको स्मोक कर रहा है या फिर लगातार बीड़ी पी रहा है या फिर डस्ट है, फ्यूम है, केमिकल फ्यूम है, पॉल्यूशन वाले क्षेत्र में, तो ये ब्रोंकाइटिस कॉज करते हैं ये सारी चीज़ें, ठीक है। नेक्स्ट है वीकेंड इम्यून सिस्टम। अगर किसी की इम्यूनिटी वीक हो जाए, ठीक है, अब इम्यूनिटी कैसे वीक होगी? छोटे बच्चों की इम्यूनिटी ऑलरेडी बहुत वीक होती है, या फिर जो ओल्डर एज में, ठीक है, ओल्ड एज में आते आते हमारी इम्यूनिटी सिस्टम सप्रेस हो जाती है, वीक हो जाती है, या फिर ऐसा व्यक्ति जिसको कोई क्रॉनिक बीमारी पहले से लगी हो, खतरनाक वाली बीमारी जैसे कि एड्स हो गया, टीबी हो गया, तो उस दौरान इम्यूनिटी कम हो जाती है और भी रेस्पिरेटरी डिजीज होने का खतरा होता है, या मेडिकेशन, कुछ ऐसी मेडिसिन जो इम्यूनिटी को सप्रेस कर देती है, ठीक है ना। नेक्स्ट है GERD। कुछ व्यक्तियों में जिनमें गैस्ट्रो इसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज होता है, मतलब जो हमारे पेट में जो एसिड बन रहा है HCl, वापस से वो बैकफ्लो होगा हमारे इसोफेगस में और हमारे फेरिंग्स वाले भाग में चला जाएगा, जिससे व्यक्ति को रेस्पिरेटरी ब्रोंकाइटिस हो जाता है, ठीक है। इसोफेगस आगे होता है, ट्रेकिया पीछे होता है। तो एसिडिटी के दौरान जब एसिड वापस बैकफ्लो होता है तो
तो वो हमारे फेरिंग्स में या फिर हमारे विंड पाइप में निकल जाता है और वहाँ पर टिश्यू और सेल को डैमेज कॉज कर देता है, ठीक है। जैसे कि ब्रोंकाइटिस होता है फ्रीक्वेंट इन्फेक्शन, ऐसे बच्चे या फिर ऐसे व्यक्ति जिन्हें कोई ना कोई छोटा मोटा इन्फेक्शन लगातार होता रहता है, बार बार जुकाम होना, बार बार खांसी होना, वो भी ब्रोंकाइटिस कॉज करता है। नेक्स्ट है जेनेटिक फैक्टर्स, मतलब ऐसे अनुवांशिक गुण, ऐसे अनुवांशिक फैक्टर जो एक फैमिली से दूसरी फैमिली में जाते हैं, ठीक है। जैसे अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, अगर कुछ व्यक्तियों में अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन की डेफिशिएंसी है तो आगे चल के उनमें ब्रोंकाइटिस या कोई भी रेस्पिरेटरी डिजीज होने का खतरा है, ठीक है ना। नेक्स्ट है ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर, ऐसे काम काज वाले क्षेत्र जहाँ पर पॉल्यूशन होता है, जैसे कि जिनका ऑक्यूपेशन है, जिनका काम है भट्टियों में काम करना, कोयले की खदान में काम करना, कॉटन इंडस्ट्री में काम करना, लेदर या फिर केमिकल इंडस्ट्री में काम करना, तो ये भी क्या करता है, ब्रोंकाइटिस कॉज करता है। नेक्स्ट हम इसकी देख लेते हैं पैथोफिजियोलॉजी, मतलब कैसे कैसे ब्रोंकाइटिस हमारे जो ब्रोंक्यूल है उनमें होता है, ठीक है। तो जो भी हमने देखो अभी कारण पढ़े थे ड्यू टू इटोलॉजिकल फैक्टर्स, मतलब जितने भी कारण अभी हमने पढ़े थे, जैसे कि एयर पॉल्यूशन और इरिटेंट से सिर्फ 10% केसेस होते हैं। मैक्सिमम जो ब्रोंकाइटिस के केसेस है ना वो स्मोकिंग के थ्रू ही आते हैं, मतलब सिगरेट स्मोकिंग मेन कॉज है ब्रोंकाइटिस का, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति लगातार सिगरेट पी रहा है और बहुत सालों से पी रहा है, ठीक है ना, लगातार पी रहा है, लगातार इरिटेंट उसके ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स में लगातार ही यहाँ जा रहे हैं, ठीक है, हमारी विंड पाइप में, हमारे ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स में लगातार ही बीड़ी के जो पार्टिकल्स है वो जा रहे हैं, निकोटिन जा रहा है, तो क्या होगा, कांस्टेंट इरिटेंट लीड्स टू हाइपरट्रॉफी ऑफ सब म्यूकोजल ग्लैंड, ठीक है। पहले तो जो हमारी सेल्स होती है, हमारे जो म्यूकस ग्लैंड और जो सब म्यूकोजल ग्लैंड है वहाँ पर हमारी म्यूकोजल सेल्स होती है, ठीक है। छोटे मोटे जो डस्ट पार्टिकल है वहाँ पर अगर वो आ रहा है तो यहाँ पर क्या होगा, म्यूकस ग्लैंड से म्यूकस निकलेगा, ठीक है, सिक्रेशन निकलेगा और उस सिक्रेशन में डस्ट पार्टिकल चिपक जाएगा, ठीक है, स्टिक हो जाएगा। तो वो डस्ट पार्टिकल उस म्यूकस में, जो म्यूकस ग्लैंड से म्यूकस निकला है उसमें वो डस्ट वगैरह चिपक कर स्टिक हो गया है, ठीक है। फिर यहाँ पर हमारे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनको हम सीलिया बोलते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर सीलिया होता है। इन सीलिया का काम है कि सीलियरी मूवमेंट करके, मतलब हिल कर सीलियरी मूवमेंट कर कर ये डस्ट पार्टिकल को कफ के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। जब भी हम कुछ चीज़ गलती से अंदर इनहेल कर लेते हैं तो हमें खांसी आती है, खांसी के थ्रू जो बलगम या म्यूकस स्पुटम वगैरह आता है उसको हम बाहर फेंक देते हैं, ठीक है, उसी में वो डस्ट पार्टिकल होते हैं। बट अगर कोई व्यक्ति लगातार ही बीड़ी पी रहा है, लगातार ही इरिटेंट पार्टिकल बॉडी में लगातार ही आए जा रहे हैं, तो हमारी जो इम्यूनिटी है और हमारी बॉडी की जो क्षमता है वो किस हद तक उसको बर्दाश्त करेगी, है ना। तो अगर कांस्टेंट इरिटेशन आ रहा है तो उससे क्या होगा, हाइपरट्रॉफी ऑफ सब म्यूकोजल ग्लैंड। ये जो सब म्यूकोजल मेम्ब्रेन में सब म्यूकोजल ग्लैंड्स होते हैं जहाँ पर म्यूकस बनता है, कुछ टाइम बाद इतना सारे इरिटेंट आने के बाद और लगातार आने के बाद ये अपने साइज को बड़ा कर देंगे, हाइपरट्रॉफी वहाँ कॉज कर देंगे। हाइपरट्रॉफी मतलब म्यूकोजल ग्लैंड का साइज बढ़ना, ठीक है, तो ये अपना साइज को बढ़ा देंगे और अधिक म्यूकस वहाँ बनाना शुरू कर देंगे, मैक्सिमम म्यूकस बनाना शुरू कर देंगे। और जो हमारी छोटी छोटी ब्रोंक्यूल्स हमारे लंग्स के अंदर होती है वहाँ पर जो म्यूकस सेल्स होते हैं ना उनके अंदर हाइपरप्लेसिया हो जाएगा। हाइपरप्लेसिया मतलब क्या होता है कि सेल्स का नंबर बढ़ना। अगर कांस्टेंट इरिटेशन हो रही है, डस्ट पार्टिकल लगातार आया जा रहा है, केमिकल फ्यूल लगातार आया जा रहा है, तो एक तो हमारी म्यूकोजल ग्लैंड हाइपरट्रॉफी कर देगी, अपने साइज को बढ़ा देगी। दूसरा जो हमारे म्यूकस वाले सेल्स है ना वो अपने नंबर को वहाँ बढ़ा देंगे ताकि मैक्सिमम अमाउंट में म्यूकस को बाहर निकाल सके, ताकि वो डस्ट पार्टिकल उस पर आके स्टिक हो। एक्चुअली हमारी बॉडी का एक प्रोटेक्टिव रिएक्शन है, ठीक है। जब भी बाहर से हमारी बॉडी में कोई पॉल्यूटेंट आता है, डस्ट पार्टिकल आता है, तो हमारे जो माइक्रोफेजेस होते हैं, हमारे जो लिम्फोसाइट्स होते हैं ना, वहाँ पर वो फाइट करते हैं उस डस्ट पार्टिकल से, तो वहाँ पर हिस्टामिन, इंटरल्यूकेन्स 13 भी निकलता है जिससे वहाँ पर वो और डैमेज कॉज करता है, ठीक है। उस इरिटेशन को, उस इन्फ्लामेशन, उस पॉल्यूटेड पार्टिकल को निकालने के लिए वहाँ पर हाइपरट्रॉफी भी हो गई है और हाइपरप्लेसिया भी वहाँ पर हो गया है, जिसकी वजह से और वहाँ पर हमारी इम्यूनिटी की सेल्स भी आएंगी जो वहाँ पर और भी इन्फ्लामेशन कॉज कर देगी, ठीक है। वहाँ पर वो हिस्टामिन, इंटरल्यूकेन और केमिकल्स और अधिक निकालेंगी, जिससे कि जो ब्रोंकाई के अंदर की लाइनिंग है, इनर लाइनिंग है, उसमें इन्फ्लामेशन हो जाएगा, इरिटेशन हो जाएगा, रेडनेस हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर स्वेलिंग आ जाएगी
और बहुत सारा म्यूकस यहाँ बनना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जो म्यूकोजल ग्लैंड और म्यूकस सेल है उसने अपना साइज बढ़ा दिया, अपना नंबर बढ़ा दिया, ठीक है, जिससे क्या होगा, म्यूकस सिक्रीशन एडिमा, अब बहुत अधिक म्यूकस बनना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर हमारी इनर लाइनिंग ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स में बहुत स्वेलिंग आ जाएगी, सूजन आ जाएगी। अभी जो रास्ता है ना ये भी पतला हो गया, ये नैरो रास्ता हो चुका है, अंदर पेशेंट ढंग से ऑक्सीजन नहीं ले पाएगा और CO2 को भी ढंग से बाहर नहीं निकाल पाएगा, क्योंकि जो ब्रोंक्यूल ब्रोंकाई जो ट्यूब्स होती है हमारे लंग्स के अंदर वो बहुत ही नैरो हो चुकी है, ठीक है। अब क्या होगा, थिक एंड ब्रोंकियल वॉल ल्यूमेन गेट नैरो, ठीक है, ब्रोंकियाई की वॉल थिक हो चुकी है सूजन के कारण और वो नैरो हो चुकी है, और म्यूकस वहाँ म्यूकस के प्लग बन जाएंगे, प्लग मतलब होता है इस तरह से, ठीक है, म्यूकस के छोटे छोटे प्लग बन जाएंगे, तो वो किसी भी ब्रांचेस में आकर ना यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन कॉज कर सकता है, ठीक है। अगर वो म्यूकस अंदर अगर प्लग बन गया तो वो छोटी छोटी जो ब्रोंकाई प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी ब्रोंक्यूल्स होती है उनमें वो वहाँ पर अटक जाएगा, ठीक है, वहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन कॉज कर देगा, इससे एयर को अंदर लेने में और बाहर निकालने में पेशेंट को बहुत दिक्कत आएगी, ठीक है। और कुछ टाइम बाद वहाँ पर फाइब्रोसिस भी हो जाएगा, वहाँ पर हार्डनेस और ज़्यादा हो जाएगी, वहाँ पर नए टिश्यू बनने की कोशिश करेंगे, वहाँ पर स्कारिंग मतलब वहाँ पर जो डेड टिश्यू वो इकट्ठा हो जाएंगे, ठीक है, यहाँ पर डेड जो इन्फ्लामेशन स्वेलिंग के कारण, फिर यहाँ पर हमारी इम्यूनिटी के सेल्स भी आ रहे हैं, तो यहाँ पर फाइब्रोसिस हो जाएगा, मतलब यहाँ स्कार फॉर्मेशन हो जाएगा, वो बहुत ही हार्ड हो जाएगा। और हमारे धीरे धीरे, क्योंकि ये जो ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स होते हैं ना ये अंदर जाके हमारे एल्वोलाई से मिली होती है, ठीक है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स हमारे एल्वोलाई से मिली होती है, तो ये एल्वोलाई में भी फाइब्रोसिस कॉज कर देगी और पेशेंट को ब्रोंकाइटिस हो जाएगा। अब देखो एक तरफ क्या हो रहा है, दूसरा क्या होगा, इन्हीं कारणों से सिगरेट की वजह से क्या होगा, जितने भी डस्ट और पॉल्यूटेड पार्टिकल है उसकी वजह से क्या होगा, जो हमारा सीलिया है ना वो बेचारा किस हद तक उस म्यूकस को बाहर निकालेगा, ठीक है। कुछ टाइम बाद सीलिया भी अपना फंक्शन खो देगा, डिमिनिश्ड सीलियरी फंक्शन, मतलब वो इतना ज़्यादा म्यूकस प्रोडक्शन को बाहर निकाल रहा है, लगातार सीलियरी मूवमेंट कर रहा है, तो कुछ टाइम बाद सीलिया भी खराब होनी शुरू हो जाएगी, अपना फंक्शन करना बंद कर देगी, ठीक है। अगर सीलिया अपना फंक्शन करना बंद कर देगा तो वहाँ पर म्यूकस भर जाएगा, जितना भी ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स की ट्यूब्स होती है ना वहाँ पर म्यूकस अधिक भरना शुरू हो जाएगा, एक्यूमुलेशन हो जाएगा वहाँ म्यूकस का, ठीक है, और म्यूकस के प्लग वहाँ बन जाएंगे, म्यूकस प्लग इन ब्रोंकियल ल्यूमेन नैरो, ठीक है। और फिर जो ये छोटे छोटे ल्यूमेन जो ये नैरोनेस ब्रोंकियल ट्यूब्स है ना इनमें म्यूकस का प्लग अटक जाएगा, ऑब्स्ट्रक्शन कॉज कर देगा, जिससे पेशेंट को एयर फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन होगा, ना ही ऑक्सीजन अंदर आ पाएगी ना ही CO2 बाहर जा पाएगी, इसी को बोलते हैं ब्रोंकाइटिस, ठीक है। इसके अलावा आप देखो इतना सारा म्यूकस अगर लंग्स में बन रहा है, पेशेंट के रेस्पिरेटरी सिस्टम में बन रहा है, ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल से बन रहा है, तो इतना सारा अगर वहाँ बलगम बनेगा तो उसमें ऑब्वियसली बाहर का जो इन्फेक्शन है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, वहाँ पर वो अटैक करेंगे, ठीक है, वहाँ पर जर्मिनेशन होगा, वहाँ पर जो बैक्टीरिया है वायरसेस है वहाँ पर उनका इन्फेक्शन वो और भी ज़्यादा करना शुरू कर देंगे और पेशेंट को ब्रोंकाइटिस कंडीशन और खतरनाक हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर साइन एंड सिम्टम, पेशेंट में किस तरह के जो लक्षण है साइन एंड सिम्टम देखे गए हैं। पहला है एक्यूट ब्रोंकाइटिस, ठीक है, एक्यूट ब्रोंकाइटिस इतना खतरनाक नहीं है, इसमें छोटे मोटे जैसे कॉमन कोल्ड हो गया, सर्दी जुकाम जैसे हो गया उस तरह के सिम्टम्स इसमें आते हैं, ठीक है ना। तो कफ हो गया, ड्राई एंड लेटर म्यूकस, पेशेंट को छोटी मोटी यहाँ खांसी होगी, खांसी भी पेशेंट को बिल्कुल सूखी खांसी होगी, ठीक है, उसमें बलगम नहीं आएगा और पेशेंट को कभी कभार यहाँ म्यूकस आना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर जो खांसी होगी वो कभी कभार ही होगी जब पेशेंट कोई हार्ड वर्क कर रहा है, मतलब फिजिकल वर्क कर रहा है या कोई एक्सरसाइज कर रहा है, उस दौरान उसको खांसी होगी, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट है क्लियर एंड वाइट म्यूकस, पेशेंट को यहाँ जो खांसी होगी उसमें बिल्कुल वाइट वाला म्यूकस आएगा। अगर पेशेंट का जो म्यूकस है वो येलो या फिर ग्रीन होता है मतलब कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी वहाँ प्रेजेंट है, ठीक है। म्यूकस का येलो या ग्रीन होना कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन को शो करता है। फिर यहाँ पेशेंट को शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी जिसको हम डिस्निया बोलते हैं, ठीक है, डिस्निया मतलब कहता है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, तो पेशेंट को यहाँ शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ फील होगा, वो भी छोटा मोटा होगा, हल्का बहुत होगा, टेम्पररी मतलब कभी कभार हो गया जब वो एक्सरसाइज ज़्यादा कर रहा है या फिर सीढ़ियाँ वगैरह चढ़ रहा है, ठीक है, तो उस दौरान उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ की कंडीशन फील होगी, वो भी माइल्ड मतलब कम फॉर्म में रहेगी, ठीक है। चेस्ट डिस्कम्फर्ट, अब पेशेंट को जब शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी तो उसको चेस्ट में डिस्कम्फर्ट होगा, चेस्ट में कभी कभी हैवीनेस होगी, ठीक है, हल्की बहुत हैवीनेस माइल्ड कंडीशन में रहेगी। नेक्स्ट यहाँ फैटीग, पेशेंट को यहाँ थकावट क्यों होगी। आप देखो एक्यूट ब्रोंकाइटिस अपना आप ही ठीक होता है, मतलब हमारी बॉडी जब आपको जुकाम होता है या छोटा मोटा फ्लू होता है सर्दी जुकाम में, हमारा जो सर्दी जुकाम है अपना आप ही ठीक हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी फाइट ऑफ कर रही है इन्फेक्शन से, मतलब जब पेशेंट को कोल्ड या फ्लू हुआ है तो वो उसकी बॉडी खुद ही उसको ठीक करने की कोशिश कर रही, फाइट कर रही इन्फेक्शन के थ्रू, इसलिए उस दौरान पेशेंट को थकावट रहती है
और इसी फाइटिंग मैकेनिज्म के थ्रू ना पेशेंट को यहाँ पर हल्का बहुत फीवर भी रहेगा। एक्यूट ब्रोंकाइटिस में ज़्यादा बहुत फीवर नहीं रहता है, बिल्कुल माइल्ड कंडीशन में यहाँ पेशेंट को फीवर होता है, जैसे कि 101 डिग्री फ़ारेनहाइट और 38 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, पेशेंट के गले में खराश, जुकाम जब लगता है या फिर फ्लू जब होता है उस दौरान हमारे गले में खराश सी होती है या फिर उसकी आवाज़ भारी भारी हो जाती है। ठीक है, रनी और स्टफी नोज, लगातार जो नाक का म्यूकस है वो बहता रहेगा। ठीक है, रनी और स्टफी नोज पेशेंट को हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर मैं लिखना भूल गई, सॉरी। नेक्स्ट यहाँ पर क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। अब क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में पेशेंट को कौन कौन से यहाँ सिम्टम्स दिखेंगे? देखो, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस सीओपीडी का पार्ट है। ठीक है, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस सीओपीडी डिजीज के अंदर आता है। इसका मतलब यहाँ डिजीज पेशेंट के सिम्टम्स भी खतरनाक आएंगे। ठीक है, पहला है परसिस्टेंट प्रोटेक्टिव कफ। पेशेंट को यहाँ लगातार ही खांसी हो रही है, लगातार ही खांसी हो रही है। पेशेंट चाहे बैठ रखा है, चाहे लेट रखा है, चाहे आराम कर रहा है, उसको लगातार ही खांसी है बिना रुके हुए। ठीक है, उसमें बहुत सारा कफ म्यूकस बनेगा। अब पेशेंट की क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है, उसकी खांसी को हम कैसे पहचानेंगे कि उसको क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है? अगर पेशेंट बोल रहा है मुझे लगातार 1 साल में 3 महीने तक लगातार खांसी आती है या फिर 3 महीने से ऊपर खांसी आती है और मेरे साथ ऐसा लगातार 2 साल से हो रहा है। ठीक है, मतलब 2 साल से कंटिन्यूस खांसी है और हर 1 साल में 3 महीने से ऊपर या 3 महीने तक पेशेंट को खांसी होती है, मतलब ये है पेशेंट क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस से सफ़र कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर एक्सेसिव म्यूकस प्रोडक्शन, बहुत अधिक म्यूकस का बनना। ठीक है, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस से मतलब बलगम बहुत बनेगा पेशेंट को, बहुत थिक गाढ़ा म्यूकस बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट डिस्निया वर्सन ओवर टाइम, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, पेशेंट सांस के लिए तड़पेगा। ठीक है, उसको जब सांस नहीं आएगी, अब पेशेंट चाहे लेट रखा है, चाहे रात को सो रहा है, चाहे कुछ भी कर रहा है, आराम भी कर रहा है, उस टाइम पे भी उसको सांस में दिक्कत हो जाएगी और ये कंडीशन टाइम के साथ साथ और भी खतरनाक हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है विजिंग, मतलब क्योंकि विजिंग यहाँ क्यों हुई? सीटी जैसी आवाज़ आना। जब पेशेंट CO2 को बाहर छोड़ रहा है, मतलब एक्सेल आउट कर रहा है, जब पेशेंट सांस को बाहर छोड़ रहा है उस दौरान उसके जो लंग्स है ना, उसके जो नोज है, उससे सीटी जैसी आवाज़ आना। क्यों? क्योंकि यहाँ इन्फ्लामेशन स्वेलिंग के कारण जो ब्रोंका है, ब्रोंक्यूल्स वो बिल्कुल नैरो हो चुकी है, सिकुड़ चुकी है। ठीक है, तो जो यहाँ से एयर बाहर निकलेगी ना, आवाज़ करते हुए निकलेगी। ठीक है ना, तो इसी तरह से पेशेंट के जो लंग्स है वहाँ से क्रैकलिंग साउंड, खड़खड़ की आवाज़ आना, ठीक है, विस्लिंग साउंड आना, ऐसी पेशेंट की वहाँ से आवाज़ आएगी जो CO2 को बाहर छोड़ेगा। चेस्ट डिस्कम्फर्ट एंड टाइटनेस, अगर पेशेंट को लगातार खांसी हो रही है और सांस को लेने के लिए और सांस को छोड़ने के लिए उसको अपनी बॉडी की बाकी मसल्स को भी यूज़ करना पड़ रहा है। ठीक है, उसके चेस्ट की मसल्स, उसके एब्डोमेन की मसल्स, उसके नेक की मसल्स, तो उसको इतना डिस्कम्फर्ट होगा, उसको चेस्ट में हैवीनेस होगा, टायर्डनेस होगी, हमेशा पेशेंट थका थका लगेगा। ठीक है, फैटीग यहाँ पेशेंट को होगा, टायर्डनेस, हमेशा थकावट रहेगी, क्योंकि खांसी इतनी कर रहा है कि थकावट बॉडी में हो ही जाएगी और वो एग्जॉस्ट फील करेगा। ठीक है, बिल्कुल थका हुआ, हरा हुआ महसूस करेगा। नेक्स्ट है साइनोसिस इन एडवांस स्टेज। साइनोसिस क्यों होता है? ठीक है, आपको पता है क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस को हम ब्लू ब्लॉटर्स भी बोलते हैं। यहाँ अगर कंडीशन बहुत ही भयानक हो गई, ब्लू ब्लॉटर, तो अगर कंडीशन बहुत ही भयानक क्या हो जाती है तो पेशेंट को आगे चल के साइनोसिस की दिक्कत होती है। साइनोसिस मतलब होता है ब्लूइश डिस्कलरेशन। ठीक है, मतलब उसके हाथ पैर और उसके लिप्स वगैरह, ठीक है, उसके होंठ वगैरह, हाथ पैर लिप्स वगैरह सब नीले पड़ जाएंगे एडवांस स्टेज में, क्योंकि जो ब्रोंका है, ब्रोंक्यूल से वहाँ स्वेलिंग हो चुकी है, अंदर ऑक्सीजन ढंग से आ ही नहीं पा रही है, हमारी बॉडी ऑक्सीजन की पूर्ति पूरी कर ही नहीं पा रही है, तो हमारे टिश्यू में ऑक्सीजन नहीं जा रहा है, तो पेशेंट के लिप्स में, पेशेंट के हाथों में, पेशेंट के पैरों में, ठीक है, आपको ब्लूइश डिस्कलरेशन देखने को मिलेगा। क्लबिंग ऑफ फिंगर्स मतलब क्या है इसका, कि उसकी जो उंगलियां है ना, फ्रंट वाली उंगलियां, ये वाली, ये मोटी हो जाएंगी। क्लबिंग मतलब होता है उंगलियां मोटी जाना, और जो नेल्स है ना पेशेंट के, वो नीचे के लिए मुड़ जाएंगी। बहुत ही यहाँ कमज़ोर पेशेंट के नेल्स रहेंगे, ब्रिटल नेल्स रहेंगे और नीचे के लिए मुड़े हुए होंगे। ठीक है, तो पेशेंट की सारी उंगलियां, जो हाथों की उंगलियां हैं, वो सब क्लबिंग उनमें हो जाएगा, सूज जाएंगी, मोटी हो जाएंगी हाथ पैर की उंगलियां फ्रीक्वेंट। और इसी दौरान क्योंकि पेशेंट के यहाँ बलगम बहुत बन रहा है, तो पेशेंट को बाहर से माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इन्फेक्शन लग सकता है, तो उसको फ्रीक्वेंटली रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होगा। स्वेलिंग मतलब जब भी पेशेंट को क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस होता है, ध्यान रखना, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस से जो असर पड़ता है, कॉम्प्लिकेशन क्या है उसका, राइट साइड हार्ट फेल हो जाएगा पेशेंट का। ठीक है, अगर राइट साइड हार्ट ढंग से काम नहीं करेगा तो सारा ब्लड वापस कहाँ बैक फ्लो होगा, हमारे हाथ पैरों में, लंग्स, ठीक है, सारे, दो पेशेंट के एडिमा, स्वेलिंग वहाँ आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर डायग्नोसिस, कैसे हम
जांच पड़ताल करेंगे, ठीक है। डायग्नोस क्या है, सबसे पहला क्या है, पेशेंट हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन, पेशेंट की पास्ट की हिस्ट्री और प्रेजेंट की हिस्ट्री। पास्ट में पूछना है कि कभी आपको कोई रेस्पिरेटरी डिजीज रही है कि नहीं रही है, आपकी फैमिली में कोई जेनेटिक दिक्कत तो नहीं है अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन की, किसी को कोई हार्ट डिजीज या लंग्स डिजीज है कि नहीं है, आपकी कोई सर्जरी हुई पहले। और प्रेजेंट में क्या पूछोगे कि आपको अभी क्या क्या दिक्कत महसूस हो रही है, आपकी कोई सर्जरी तो नहीं है, आप कौन सी मेडिसिन लेते हो, ठीक है, आपको भी कैसा महसूस हो रहा है, आप किस जगह काम करते हो, ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर क्या है आपका, ये सारा पूछोगे। इसके अलावा फिजिकल एग्जामिनेशन, उसका हेड टू टो एग्जामिनेशन करना, ठीक है। यहाँ पर आप पेशेंट के वाइटल साइन और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, उसका रेस्पिरेटरी रेट को चेक करना, ठीक है, वो किस तरह से सांस ले रहा है, कितनी डेप्थ में ले रहा है, कितने फटाफट सांस ले रहा है। इसमें आप पेशेंट को ऑब्जर्व कर सकते हो, देख सकते हो पेशेंट को कि उसको साइनोसिस तो नहीं हुआ है, वो किस तरह से सांस को ले रहा है, सांस के लिए वो गैस्पिंग तो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो पूरा कंप्लीट फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, लंग्स को ऑस्कल्टेट करके, लंग्स का इंस्पेक्शन करके, स्टेथोस्कोप से सुन करके वहाँ से कोई क्रैकलिंग साउंड तो नहीं आ रही, खड़खड़ की आवाज़ तो नहीं आ रही है, ये सारा देखोगे। नेक्स्ट चेस्ट एक्सरे, ठीक है, जब भी लंग्स और हार्ट की कोई डिजीज होती है चेस्ट एक्सरे हम कराते हैं। अगर चेस्ट एक्सरे इतना क्लियर नहीं है तो उसके लिए हम CT स्कैन, कंप्यूटराइज टोमोग्राफी स्कैन कराते हैं। यहाँ पर इमेजेस अच्छी आती है और हमको ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स बिल्कुल साफ साफ यहाँ दिखाई देते हैं। नेक्स्ट है ब्लड टेस्ट। क्यों ब्लड टेस्ट, क्योंकि पेशेंट को कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन तो नहीं है, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो बॉडी में नहीं आया है, इसके लिए हम ब्लड टेस्ट कराएंगे। इसके अलावा ब्लड टेस्ट क्यों कराएंगे, WBC को देखने के लिए, ठीक है। जब हम पेशेंट का कंप्लीट ब्लड काउंट कराएंगे, CBC कराएंगे, उस दौरान हम देखेंगे कि पेशेंट का WBC कहीं बढ़े तो नहीं है, क्योंकि WBC कब बढ़ते हैं, जब भी हमारी बॉडी में बाहर से कोई इन्फेक्शन आता है तो हमारी इम्यूनिटी WBC के अमाउंट को बढ़ा देती है, तो यहाँ से पता लग जाएगा। इसके अलावा आप यहाँ पेशेंट का एलर्जी टेस्ट भी कर सकते हो कि पेशेंट को किसी चीज़ से एलर्जी तो नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट है स्पुटम कल्चर, जो बलगम हो रहा है, स्पुटम हो रहा है, उसको आप बाहर लैब में भिजवा सकते हो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखने के लिए, और देखने के लिए बलगम का कलर ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। पेशेंट की कॉम्प्लिकेशन, मतलब उसको आगे चल के TB का खतरा तो नहीं है, ठीक है, कैंसर का खतरा तो नहीं है, तो बलगम की जांच करना बहुत जरूरी है। नेजल डिस्चार्ज, नाक से जो डिस्चार्ज हो रहा है उसको लेना, कोरोना टाइम में बहुत सारा नेजल डिस्चार्ज लिया गया था, वैसे ही बिल्कुल नाक में एक स्टिक डाल के कॉटन से नेजल डिस्चार्ज लेंगे, वही देखने के लिए, ठीक है ना। माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखने के लिए किस तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म पेशेंट को है। फिर है पल्स ऑक्सीमीटर, एक ये छोटा सा डिवाइस होता है जिसको हम पेशेंट के फिंगर में पहना देते हैं, ठीक है। इसको फिंगर में या फिर कान के ऊपर जो लोब होते हैं उससे पहना सकते हैं। इससे हमें सैचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन, मतलब कितना SpO2 पेशेंट का ब्लड में है, ठीक है, सैचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन उसके ब्लड में कितना है। इसके अलावा ये जो ऑक्सीमीटर है ये रेस्पिरेटरी रेट भी शो करता है और भी अन्य वाइटल साइन भी शो कर देता है, ठीक है ना। पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, लंग्स में दिक्कत है तो PFT बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें 2 तरह के टेस्ट आते हैं, स्पायरोमीट्री से पेशेंट को एक डिवाइस से फूंक मारने के लिए बोलेंगे और देखेंगे पेशेंट कितनी अच्छे से फूंक मार पा रहा है और कितने अच्छे से मतलब कितनी तेजी से वो सांस को बाहर निकाल पा रहा है, ठीक है ना, स्पायरोमीट्री। तो इसमें इनटेक और आउटपुट दोनों ही हम लंग्स का चेक करेंगे। और एक आता है लंग फंक्शन टेस्ट, इसमें हम पूरा ही कंप्लीट लंग्स के बारे में जांच करेंगे कि जब पेशेंट ने इनहेल किया या फिर एक्सहेल किया उसके बाद कितना अमाउंट में अंदर लंग्स के अंदर एयर बच रही है, ठीक है ना। तो पेशेंट की लंग्स हेल्दी है या फिर नहीं है, कौन सी डिजीज है, PFT टेस्ट करेंगे। फिर ABG, आर्टीरियल ब्लड गैस एनालिसिस, मतलब यहाँ पर हम परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन चेक करते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 चेक करते हैं। इसके अलावा हम यहाँ ब्लड का pH चेक करते हैं और बाइकार्बोनेट्स आयंस वगैरह यहाँ चेक करते हैं, ठीक है। तो पेशेंट का यहाँ PO2, PCT, pH देखते हैं। PO2 का लेवल नॉर्मल कितना होता है, 85 से लेकर 100 mmHg। PCO2 का लेवल कितना होता है, 35 से लेकर 45। अब pH कितना होता है, 7.35 से लेकर 7.45। तो इस रेंज में अगर पेशेंट का नहीं आ रहा तो मतलब पेशेंट के दिक्कत है, मतलब उसके रेस्पिरेटरी सिस्टम में दिक्कत है। नेक्स्ट है ब्रोंकोस्कोपी। ब्रोंकोस्कोपी एक ना डिवाइस होता है, एक फ्लेक्सिबल कैथेटर वायर होता है, ठीक है, जिसको हम पेशेंट की ट्रैकिया फिर विंड पाइप में डालते हैं। वहाँ पर एक कैमरा प्लेस्ड होता है, उस कैमरे से हम आसपास के टिश्यू जो छोटे छोटे ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स है, वहाँ पर जो टिश्यू सेल्स है जहाँ फाइब्रोसिस हुआ है उसको हम कंप्लीट वीडियोग्राफी में देख सकते हैं। इसके अलावा इस ब्रोंकोस्कोपी के थ्रू जो अगर एक्स्ट्रा म्यूकस बलगम बन रहा है तो उस सिक्रीशन को हम
बाहर सक्शन करके निकाल सकते हैं। इसके अलावा अगर पेशेंट की ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल ट्यूब से अगर हमको कोई टिश्यू का सैंपल लेना है तो वो भी ले सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है यहाँ पर मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ ब्रोंकाइटिस। पहली मेडिसिन कौन सी? ब्रोंकोडायलेटर। इसके नाम से पता लग रहा है कि ये ब्रोंक्यूल्स के ना डायमीटर को बढ़ा देंगे। अगर यहाँ पर इन्फ्लामेशन स्वेलिंग के कारण डायमीटर यहाँ पर नैरो हो चुका है तो इसके डायमीटर को खोल देंगी ताकि ईयर अंदर और बाहर अच्छे से जा सके, ठीक है। इसमें 3 क्लास की मेडिसिन आती है। पहला है बीटा-2 एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट। ये क्या करता है? इन्फ्लामेशन को कम करता है, स्वेलिंग को कम करता है और उसके डायमीटर को बढ़ा देता है। यहाँ पर है एंटीकोलिनर्जिक। यहाँ पर क्या करता है? एसिटाइलकोलिन जो एक न्यूरोट्रांसमीटर है, ठीक है। एसिटाइलकोलिन क्या करता है? इन्फ्लामेशन कॉज करता है और म्यूकस का बहुत अधिक सिक्रेशन कॉज करता है, ठीक है ना। तो उस एसिटाइलकोलिन के फंक्शन को रोकना, जो कि एक न्यूरोट्रांसमीटर है, तो उससे क्या होगा? म्यूकस भी कम बनेगा, पेशेंट में बलगम कम बनेगा और इन्फ्लामेशन भी कम होगा। ऐसे काम मिथाइलजेंथिन करता है। मिथाइलजेंथिन क्या करेगा? इन्फ्लामेशन, स्वेलिंग को, इरिटेशन को, रेडनेस को कम कर देगा और ब्रोंकाई का साइज भी बढ़ा देगा। इसी तरह से ब्रोंकोडायलेटर ना बहुत तरह के आते हैं। इसमें एक्यूट वाले ब्रोंकोडायलेटर्स भी आते हैं और शॉर्ट एक्टिंग और लॉन्ग एक्टिंग ब्रोंकोडायलेटर्स भी आते हैं। शॉर्ट मतलब जो तुरंत ही अपना एक्शन करेंगे और पेशेंट को बहुत ही कम टाइम के लिए रिलीफ देंगे, 4 से 6 घंटे के लिए। और लॉन्ग एक्टिंग ब्रोंकोडायलेटर्स वो होते हैं जो धीरे धीरे अपना एक्शन करेंगे तो पेशेंट को बहुत ही लंबे टाइम के लिए राहत देंगे, जैसे कि 12 घंटे के लिए। तो इसी तरह से शॉर्ट एक्टिंग बीटा-2 एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट भी आते हैं, लॉन्ग एक्टिंग भी आते हैं। एंटीकोलिनर्जिक और मिथाइलजेंथिन में भी शॉर्ट एक्टिंग और लॉन्ग एक्टिंग आते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है यहाँ पर कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, मतलब जो इन्फ्लामेशन को कम कर देंगे। स्टेरॉइडल मेडिसिन जो क्या करती है? इन्फ्लामेशन, सूजन को, इन्फ्लामेशन को, स्वेलिंग को कम करती है, ठीक है। रेडनेस को कम करती है लाइनिंग के अंदर, उनको बोलते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड, जैसे कि बिडोनासोनाइड और प्रिडानासोन। नेक्स्ट है म्यूकोलाइटिक्स, ऐसी ड्रग्स जो म्यूकस जो बलगम है ना उसको पतला कर देगी, ठीक है। अगर थिक बलगम बन रहा है पेशेंट को तो उसको निकलने में दिक्कत होगी, खांसी के थ्रू बलगम नहीं निकाल पाएंगे। बट अगर वही बलगम पतला हो जाएगा, टूट जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा और उसको निकालने में, कफ के थ्रू उसको निकालने में इजी रहेगा, ठीक है। इसमें मेडिसिन कौन से आती है? एस्टाइल, सिस्टाइन और एम्ब्रोक्सोल। नेक्स्ट है एंटीबायोटिक्स। अगर पेशेंट को कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है, किसी स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, ठीक है, माइकोप्लाज्मा निमोनिया, पेशेंट को किसी बैक्टीरिया के द्वारा इन्फेक्शन हुआ तो हम एंटीबायोटिक्स यहाँ पर देते हैं, जैसे कि यहाँ पर है एंटीबायोटिक एग्जाम्पल एजिथ्रोमाइसिन, एमोक्सिलिन एंड डॉक्सोसाइक्लिन, ठीक है। अगर पेशेंट को यहाँ पर कोई वायरल इन्फेक्शन हुआ है तो उस दौरान हम एंटीबायोटिक्स नहीं देते, उस टाइम पर हम क्या देंगे? एंटीवायरल मेडिसिन देंगे, ठीक है ना, एंटीवायरल मेडिसिन देंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर एंटी इन्फ्लामेटरी, ऐसी मेडिसिन जो इन्फ्लामेशन को कम कर देगी, उनको एंटी इन्फ्लामेटरी बोलते हैं। एंटीट्यूसिव, एंटीट्यूसिव मेडिसिन वो होती है अगर पेशेंट को ना ड्राई कफ आ रहा है, ठीक है। ड्राई कफ से क्या दिक्कत होगा? क्योंकि ड्राई कफ से इरिटेशन बाहर नहीं जाएगा, कफ भी नहीं आ रहा, उसमें म्यूकस नहीं आ रहा, पर पेशेंट को लगातार खांसी हो रही है। अगर पेशेंट को ऐसी खांसी है कि वो रेस्ट कर रहा है या फिर रात को सो रहा है, उस दौरान उसको कंटिन्यूसली खांसी हो रही है जिसकी वजह से पेशेंट ढंग से सो नहीं पा रहा है, रेस्ट नहीं कर पा रहा है, तो इसलिए हम ऐसी मेडिसिन देंगे जो कफ को रोक देगी, मतलब कफ को स्टॉप कर देगी, ठीक है, कफ रिफ्लेक्शन को कम कर देगी, ठीक है। एंटीट्यूसिव अगर पेशेंट को ड्राई खांसी तभी देंगे, जैसे कि डेक्स्ट्रोमेथोर्फिन और कोडिन, ठीक है ना। नेक्स्ट है वैक्सीनेशन। यहाँ पर फ्लू और निमोनिया का वैक्सीन लगाना जरूरी है क्योंकि रेस्पिरेटरी जो एक्यूट ब्रोंकाइटिस है वो मेनली फ्लू और निमोनिया कॉज करता है, तो 1 साल में और हम फ्लू और निमोनिया का वैक्सीन लगा सकते हैं। नेक्स्ट है एनाल्जेसिक्स, इसका 6 साल में लगता है, इसका 1 साल में लगता है, ठीक है। फ्लू को 1 ईयर में, निमोनिया का 6 ईयर में। नेक्स्ट है एनाल्जेसिक्स, अगर पेशेंट बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहा, खांसी के दौरान उसको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है सीने में, तो यहाँ पर मॉर्फिन, मतलब नॉन ओपॉइड एनाल्जेसिक्स भी आते हैं और ओपॉइड एनाल्जेसिक्स भी आते हैं, वो पेशेंट को डॉक्टर के ही प्रिस्क्रिप्शन से यहाँ पर दे सकते हैं। नॉन ओपॉइड्स जैसे हमारे पास हो गया पीसीएम, वो दे सकते हैं, ठीक है ना, वो पेन को रिलीफ करता है। नेक्स्ट है यहाँ पर नर्सिंग मैनेजमेंट। एज ए नर्स किस तरह से नर्स हेल्प कर सकते हैं पेशेंट की ब्रोंकाइटिस में? पहला, अवॉइड स्मोकिंग इरिटेटेड पार्टिकल। पेशेंट को सिर्फ आप एजुकेट यहाँ कर सकते हो, ठीक है, कि आपको स्मोकिंग को कम से कम करना है और धीरे धीरे इसको बंद कर देना है, ठीक है ना। तो स्मोकिंग के लिए बहुत तरह के च्युइंगम्स आते हैं, ऐसे गम्स आते हैं, ऐसी मेडिसिन आती है जिनके लेने से पेशेंट को स्मोकिंग कम करने का मन करेगा, ठीक है। या फिर कुछ ऐसे सेंटर्स बनाए गए हैं जहाँ पर पेशेंट को सिखाया जाता है किस तरह से वो स्मोकिंग छोड़ सकता है और उसको बोलना है कि इरिटेटेड पार्टिकल से दूर रहना है, केमिकल फ्यूम, भट्टी, डस्ट, ठीक है, जो महिलाएं गाँव में काम करती धुएं में,
उनको भी आप वहाँ पर गाइड कर सकते हो कि आपको इरिटेटिव पार्टिकल से कम वहाँ पर जाना है, ठीक है ना। नेक्स्ट चेक वाइटल साइन। पेशेंट अगर हॉस्पिटल में आता है उसकी वाइटल साइन चेक करना, कंप्लीट वाइटल साइन, बीपी, पल्स, टेम्परेचर, रेस्पिरेटरी रेट। मेनली आपको यहाँ पर ध्यान रखना है ब्रीथिंग पैटर्न का, मतलब पेशेंट किस तरह से सांस ले रहा है, अंदर किस तरह से ले रहा है, किस तरह से छोड़ रहा है, उसको सांस को लेने में कोई दिक्कत हो रही है कि नहीं हो रही है, वो कितनी गहरी यहाँ पर सांस ले रहा है, कितनी बार 1 मिनट में उसने सांस लिए, वो पूरा यहाँ पर देखना है, ब्रीथिंग पैटर्न। नेक्स्ट है यहाँ पर ड्रिंकिंग प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स। पेशेंट को गाइड करना है कि मैक्सिमम अपने डाइट में ना पानी लो, ठीक है, या फिर प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स वगैरह लो, मतलब मैक्सिमम जूसेस वगैरह लो, पानी लो। क्यों? क्योंकि फ्लूइड से क्या होगा, अगर बॉडी हाइड्रेटेड रहेगी तो क्या होगा, जो म्यूकस होगा ना, बलगम होगा, पतला हो जाएगा, ठीक है, और वो आराम से कफ के थ्रू बाहर आ जाएगा। नेक्स्ट है डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज। पेशेंट को आप डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज करा सकते हो कि किस तरह से आपको ना पर्स्ड लिप ब्रीथिंग करनी है, मतलब जो लिप्स थे उनको दबाकर आराम से आप एक्सेल कर सकते हो, ठीक है ना। उसको मेडिटेशन वगैरह यहाँ पर गाइड कर सकते हो। फोवलर पोजीशन, अगर पेशेंट को लेटे लेटे दिक्कत हो रही है तो आपको यहाँ पर लगातार पेशेंट की पोजीशन को चेंज करना है ताकि उसके लंग्स वगैरह अच्छे से एक्सपेंड हो सके, या फिर उसको आप फॉवलर पोजीशन दे सकते हो, मतलब उसके बेड को 60 डिग्री या फिर 90 डिग्री के एंगल पे या फिर सिटिंग पोजीशन में पेशेंट के कंफर्टेबल के हिसाब से चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट है गिव स्टीम इनहेलेशन। पेशेंट को स्टीम देना है, ठीक है, स्टीम से क्या होगा, म्यूकस वगैरह पतला हो जाएगा, बलगम पतला हो जाएगा, पेशेंट को रेस्पिरेटरी सिस्टम में कफ में रिलैक्स मिलेगा। नेक्स्ट है ह्यूमिडिफायर यूज। अगर पेशेंट घर में है तो उसको बोलना अपने घर में आप अगर लगा सकते हो तो ह्यूमिडिफायर लगाओ। उससे क्या होगा, जो एयर होगा आसपास को, जो इन्वायरमेंट होगा एयर में, वो मॉइस्ट रहेगा, वहाँ पर ड्राई एयर नहीं रहेगी। ड्राई एयर से पेशेंट को दिक्कत आती है। नेक्स्ट है एडमिनिस्टर सप्लीमेंटल ऑक्सीजन। पेशेंट को सप्लीमेंटल उसके मतलब ऑक्सीजन भी आप अलग से दे सकते हो, नेजल कैनुला के थ्रू या फिर ऑक्सीजन मास्क लगा के, अगर पेशेंट को नीड है तो। नेक्स्ट यहाँ पर चेस्ट फिजियोथेरेपी, सीपीटी। चेस्ट फिजियोथेरेपी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर परकसन के थ्रू, मतलब थपकी मार के, उसके चेस्ट पे थपकी मार के, या फिर एक वाइब्रेटर होता है उसको चेस्ट पे घुमा के आगे पीछे आप पेशेंट को यहाँ पर चेस्ट फिजियोथेरेपी दे सकते हो। इससे क्या होगा, पेशेंट का जो कफ होगा पतला हो जाएगा और पेशेंट को खांसी में बहुत राहत मिलेगी। नेक्स्ट है यहाँ पर मॉनिटर फॉर साइन ऑफ इन्फेक्शन, और देखना है कि पेशेंट को कॉम्प्लिकेशन तो नहीं हो रहा है ब्रोंकाइटिस का, मतलब उसको और भी कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कोई अदर इन्फेक्शन तो नहीं लग रहा है, उसके स्पुटम की जांच करना। साइन ऑफ इन्फेक्शन, उसके स्पुटम अगर येलो और ग्रीन हो रहा है मतलब कोई बाहर से इन्फेक्शन लग रहा है पेशेंट को। न्यूट्रिशन जरूरी है क्योंकि खांस के पेशेंट का वेट लॉस बहुत हो जाता है, तो उसको अच्छी खासी न्यूट्रिशन डाइट देना, हाई प्रोटीन हाई कैलोरी डाइट देना। साइको सोशल सपोर्ट देना, क्योंकि पेशेंट का मोरल एकदम डाउन हो जाता है, वो इमोशनली बहुत वीक फील करता है, इमोशनल सपोर्ट देना। वियर मास्क, जब भी आप बाहर जा रहे हो तो उस टाइम पे आप मास्क पहन के बाहर जा सकते हो, ये पेशेंट को गाइड करना है। तो फ्रेंड्स, ये था यहाँ पर ब्रोंकाइटिस। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो गाइज प्लीज़ यार लाइक शेयर सब्सक्राइब को जरूर कर दो, ताकि मैं आपके लिए ऐसी बहुत सारी वीडियोस लेके आ सकूं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर फ्रेंड्स।